नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग दिसंबर मंथ का पार्ट नंबर 3 करंट अफेयर 11 से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? तो महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? भारत ने चीन को हराया है। ठीक है, भारत ने चीन को 15 दिसंबर 2024 को मस्कट ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप जीती, जिसमें चीन को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराया। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, चीन को हराया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? मुंबई ने जीती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, मुंबई ने 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीता है। तो किसने जीता है? मुंबई ने। विकल्प सी शुरू सही हो जाएगा। अच्छा, ये हुआ कहाँ था? बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और किसको हरा के जीता है? मध्य प्रदेश को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? भारतीय शास्त्रीय नृत्य, तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला, साहित्य और कविता। तो जाकिर हुसैन जी तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तबला और शास्त्रीय संगीत से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, विजय दिवस 16 दिसंबर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है? ये जो विजय दिवस मनाया जाता है, ये किस घटना की याद में मनाया जाता है? कारगिल युद्ध में विजय, ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर। तो विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। हुआ क्या था इस दिन? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को भारत ने हराया था, यानी भारत विजयी हुआ था। ठीक है, विकल्प सी। 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला विजय दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की याद दिलाता है। कह रहा, NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स RPV का नाम क्या है? राजमार्ग सेवा, राजमार्ग साथी, हाईवे हेल्पर, रोड साथी। तो क्या नाम है इसका? राजमार्ग साथी। विकल्प बी। ठीक है, यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सुरक्षा में सुधार के लिए राजमार्ग साथी नामक उन्नत रूट पेट्रोलिंग व्हीकल शुरू करने की योजना बना रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? भारतीय डायनोक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो कौन सा कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है, 12 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर
किया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक ILT विकसित किया है? भारतीय सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो किसने शुरू किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा लाइट टैंक जो है विकसित किया गया है। भारतीय सेना की अनंतिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में DRDO प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित भारत लाइट टैंक ILT का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लाइट टैंक ILT की किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे? तो ये जो DRDO द्वारा बनाया गया है ILT भारतीय लाइट टैंक, ये कितने ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोला दागा? 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई। विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4200 से अधिक ऊंचाई पर इसने गोले दागे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? स्वास्थ्य सेवा नवाचार, प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान, कृषि विकास, खेल प्रबंधन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत भर से कई टीमें विभिन्न श्रेणियों में विजेता बनकर उभरी। तो ये नवाचार किस क्षेत्र पर केंद्रित है? प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राजमार्गों को एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। भारतमाला परियोजना, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार द्वारा माल और यात्री आवागमन की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा पहल है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, राष्ट्रीय राजमार्गों को एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? मैग्नस कार्लसन, गौरी कास्पोरवा, विश्वनाथ आनंद, डोमराजू गुकेश, यानी डी गुकेश। तो कौन बने? डोमराजू गुकेश। विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। ठीक है, सबसे कम उम्र 18 साल की उम्र में इन्होंने ये इतिहास रचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 1 जनवरी 2025 को शेंगन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाले हैं? बेल्जियम और नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया, पोलैंड और चेक गणराज्य। तो 1 जनवरी 2025 को शेंगन क्षेत्र में पूरी तरह से कौन सा देश शामिल होगा? रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 12 दिसंबर 2024 को यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों ने घोषणा की कि रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह से सीमा मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? किन्फॉर्म सिंह नागकिनरिही को, सूर्यबाला को, रामजी तिवारी को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को। तो 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? सूर्यबाला को। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। किस रचना के लिए मिला है?
ये मिला है देश के वासी बेड़ू की डायरी। ठीक है, इसलिए इनको व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला? तो कौन से उपन्यास के लिए मिला है? कौन देश का वासी बेड़ू की डायरी, विकल्प बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना, विकल्प ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया। पहला लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना, उसके बाद राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव को एक साथ कराना। ठीक है, तो इस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? श्री रामनाथ कोविंद जी को। कौन सा पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? महात्मा गांधी ग्रामीण विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू इनोवेशन अवार्ड, स्वच्छ भारत ग्राम पुरस्कार। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, विकल्प बी। ग्यारह दिसंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार शामिल है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। इनमें 2 पुरस्कार शामिल हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित 52वां कोन एक्सपो इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, निर्माण और खनन उपकरण, कपड़ा उद्योग। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? निर्माण और खनन उद्योग, विकल्प सी। 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर 52वां कान एक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम निर्माण और खनन क्षेत्रों में अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो ये कब मनाया जाता है? ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। पहाड़ों के महत्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस पर
किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का स्मरण किया जाता है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हादी अल बहरा, मोहम्मद गाजी अल जलाली, मोहम्मद अल बशीर, गिर पेडरसन। तो किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल बशीर को। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। मोहम्मद अल बशीर को 10 दिसंबर 2024 को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आज के लिए इतना ही, और प्लेलिस्ट में आप जाके 1 से 5 दिसंबर और 6 से 10 दिसंबर का करंट अफेयर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।